Hello dear students, today we are going to discuss our next topic that is अकबरनामा and the बादशाहनामा। ये जो है ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉनिकल्स हैं मुग़ल एम्पायर के। हम आज ये दो क्रॉनिकल्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं एंड दिस टॉपिक इज़ ऑन पेज नंबर 230, 231, 232 in your NCERT Part 2 book. So let's start the topic. So अकबरनामा एंड बादशाहनामा, तो ये जो दोनों बुक्स थी या क्रॉनिकल्स थी ये किंग के बारे में बताते थे। किसके बारे में बताते थे? किंग के बारे में, यानी राजा महाराजाओं के बारे में बताते थे, उनकी वर्किंग के बारे में बताते थे, उनके कोर्ट के बारे में बताते थे, उनका पॉलिटिकल सिस्टम बताते थे, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क बताते थे, उनका फैमिली बताते थे, उनका वॉर सिस्टम बताते थे, उनके लिंक्स बताया करते थे। तो इन क्रॉनिकल्स में किंग की लाइफ की डिस्क्रिप्शन दी जाती थी। तो दो क्रॉनिकल्स की हम यहाँ बात करेंगे, वन इज़ अकबरनामा एंड अदर इज़ बादशाहनामा। तो जो अकबरनामा है वो अकबर से रिलेटेड है, यानी जिसमें अकबर के बारे में बताया गया है, अकबर की कहानी कही गई है। एंड जो बादशाहनामा है दैट इज़ ऑफ शाहजहाँ। तो जो किंग थे शाहजहाँ उनके बारे में बताया गया है। तो ये जो दोनों के दोनों क्रॉनिकल्स हैं उनमें एवरेज के रूप से कहा गया कि 150 फुल और डबल पेज पेंटिंग्स थी। मतलब आपको पता ही है कि जो वहाँ क्रॉनिकल्स में पेंटिंग वर्क भी किया जा रहा था पेंटर्स के थ्रू, जबकि उलामा जो है वो इसका टोटली एक्सप्लॉयटेशन कर रहा था, टोटली उसको प्रोहिबिटेड मानता था, लेकिन फिर भी वहाँ पे पेंटिंग वर्क किया जा रहा था। तो इन क्रॉनिकल्स में भी पेंटिंग हुई थी और एवरेज कही गई है कि 150 फुल और डबल पेज पेंटिंग्स थी। फुल मीन्स अब जैसे ये नोटबुक है तो इसका पूरा पेज यहाँ पे पेंटिंग किया गया था, और डबल पेजेस मीन, और अगर हम डबल पेज की बात करें तो ये दोनों पेज इंक्लूड होंगे पेंटिंग के लिए, यानी ये पूरा का पूरा जो पेज है वो यूज़ किया जाएगा पेंटिंग के लिए और पेंटिंग में सीन्स को डिस्क्राइब किया जाएगा। तो एवरेज कही गई है कि 150 पूरे और डबल पेज की उनमें पेंटिंग्स इंक्लूडेड थी। और ये जो पेंटिंग्स थी वो क्या क्या सीन्स डिस्क्राइब करते थे, दैट इज़ बैटल्स यानी वॉर्स, सीजेस के बारे में बताया गया। सीजेस मतलब जैसे एक टाउन हो गया, सपोज ये टाउन हो गया, इस टाउन के ऊपर एनिमी अटैक करना चाह रहे हैं तो जो मिलिट्री होगी वो क्या कर लेगी, इस टाउन के ऊपर घेराबंदी कर लेगी, यानी चारों तरफ से इस टाउन को घेर लेगी प्रोटेक्शन के लिए, दैट इज़ कॉल्ड सीज। तो इस क्रॉनिकल में बैटल्स के बारे में डिस्क्राइब किया गया पेंटिंग के थ्रू, सीजेस के बारे में, हंट्स के बारे में, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में, बिल्डिंग कैसे कंस्ट्रक्ट की जाती थी, कोर्ट के बारे में, और कुछ और सीन्स भी जो थे वो डिस्क्राइब किए गए। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह की पेंटिंग जो थी वो क्रॉनिकल्स में इंक्लूड की गई थी। अब हम बात करेंगे अकबरनामा। अकबरनामा को लिखने का जो काम किया था, यानी इस क्रॉनिकल को प्रोड्यूस करने का जो काम किया गया था वो काम किया गया था अबुल फैज़ल द्वारा। अबुल फैज़ल यानी MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, MCQ एज वेल एज सब्जेक्टिव, यानी 1 मार्क के भी क्वेश्चन इसमें आ सकते हैं जिसमें आपने MCQ भी आ सकता है और 1 वर्ड आंसर भी आ सकता है और 1 सेंटेंस आंसर भी आ सकता है। तो 1 मार्क के लिए भी ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए यानी शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सो हर पॉइंट को बड़े केयरफुली नोट डाउन करना। तो जो अकबरनामा के ऑथर थे उनका नाम था अबुल फैज़ल। अबुल फैज़ल जो थे वो मुग़ल कैपिटल में ही बड़े हुए थे, जो मुग़ल कैपिटल थी आगरा, वहाँ पे ही उनका पालन पोषण हुआ था और उन्होंने ही क्या किया था, अकबरनामा को लिखा था। तो जो अबुल फैज़ल थे वो अरेबिक, पर्शियन और ग्रीक फ़िलासफ़ी को पढ़ पाते थे और सूफ़ीज़म के बारे में भी उनको काफ़ी नॉलेज थी, उन्होंने सूफ़ीज़म के बारे में भी पढ़ा। और वो बहुत ही अच्छे डिबेटर थे, यानी वाद विवाद कर लेते थे, इंडिपेंडेंट थिंकर थे, यानी उनकी थिंकिंग को किसी से भी इन्फ्लुएंस नहीं होता था, इंडिपेंडेंट उनकी थिंकिंग थी। और जो उलामा के व्यूज़ को लगातार क्या करते थे, अपोज करते थे। मतलब ये कहा गया था कि उलामा के थ्रू पेंटिंग्स करना, एक लिविंग बीइंग की पेंटिंग्स बनाना बहुत ही गलत चीज़ है। इस पॉइंट को भी उन्होंने काफ़ी अपोज किया था। तो ये जो सारी बातें थी अबुल फैज़ल के बारे में, जैसे कि वो अरेबिक जानते थे, पर्शियन जानते थे, ग्रीक फ़िलासफ़ी वो पढ़ा करते थे, सूफ़ीज़म के बारे में काफ़ी नॉलेज थी उन्हें, और बहुत अच्छे डिबेटर थे, इंडिपेंडेंट थिंकर थे और जो उलामा के ख़िलाफ़ थे। ये सारी की सारी जो क्वालिटीज़ थी ना, उससे अकबर जो थे वो अबुल फैज़ल के लिए काफ़ी इम्प्रेस हो गए थे। तो
अबुल फैज़ल की ये सारी की सारी क्वालिटीज़ अकबर को क्या कर देती है, इम्प्रेस कर देती है, और उस वे से अकबर जो है वो उन्हें एडवाइज़र के रूप में अपॉइंट कर लेते हैं। क्या कर लेता है, एडवाइज़र के रूप में अपॉइंट कर लेते हैं, और साथ ही साथ स्पोक पर्सन के रूप में भी उसे वहाँ अपॉइंट कर लिया जाता है। स्पोक पर्सन मतलब जो राजा के द्वारा नीतियाँ पॉलिसीज़ बनाई जाती है, डिसीज़न किए जाते हैं, वो उसको पढ़ के या बोल के बताता है। तो इस तरह से जो अबुल फैज़ल था वो अकबर का काफ़ी मतलब प्रिय हो गया था, काफ़ी इम्प्रेस हो गए थे अकबर जो है अबुल फैज़ल से। तो इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि पूरी की पूरी स्टेट को रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी से फ्री करवाया जाए। रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी मतलब जो धर्म के नाम पे पुरानी सोच है, पिछड़ी सोच है, उससे लोगों को रिलीव करवाया जाए, ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव था, मेन मोटो था। तो हम बात कर रहे हैं अकबरनामा की और बादशाहनामा की। तो अकबरनामा जो लिखना स्टार्ट किया गया था वो स्टार्ट किया गया था 1589 में। तो ये टाइम पीरियड और ये छोटी छोटी बातें जो हैं इस टॉपिक की वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। अकबरनामा को लिखते लिखते 13 साल लग गए थे, और इसके जो ड्राफ्ट थे उसको रिपीटली रिवाइज़ किया गया था, यानी बार बार उसे रिवाइज़ किया गया था। बहुत ही एफर्ट्स किए गए थे इस अकबरनामा को लिखने के लिए। तो इस क्रॉनिकल्स के जो बेसिस थे, मतलब किन बेसिस पे ये क्रॉनिकल्स प्रोड्यूस की गई थी, क्या सोर्सेज मिले थे, किन सोर्सेज के बिहाफ पे इन क्रॉनिकल्स को लिखा गया था, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो काफ़ी रेंज थी इन सोर्सेज की, लाइक एक्चुअल रिकॉर्ड्स ऑफ इवेंट्स, यानी जो इवेंट्स के एक्चुअल रिकॉर्ड्स थे, वास्तविक रूप से जो इवेंट्स को रिकॉर्ड किया गया था, जिसे वहाँ पे वाकई कहा जाता था। तो वाकई के बिहाफ पे या बेसिस पे क्रॉनिकल्स को प्रोड्यूस किया गया था, अकबरनामा को लिखा गया था। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स मिले थे, उनके बेसिस पे अकबरनामा को लिखा गया, और साथ ही साथ ओरल टेस्टिमनीज़। ओरल टेस्टिमनीज़ मतलब कुछ नॉलेजेबल जो पर्सन, यानी जिनको काफ़ी अच्छी नॉलेज थी अकबर के कोर्ट के बारे में या सारी वर्किंग के बारे में, उनसे उनकी सुनी हुई बातों को भी इन क्रॉनिकल्स में ऐड ऑन किया गया था। तो ये कुछ सोर्सेज थे बहुत इंपॉर्टेंट। अगर पूछा जाए तो कि अकबरनामा के लिखने के जो मेन सोर्सेज थे, यानी किन बेसिस पे अकबरनामा को लिखा गया था, क्या ऐसे सोर्सेज है, तो हमारे पास रहेंगे एक्चुअल रिकॉर्ड्स ऑफ द इवेंट्स, जिसे वाकई कहा जाता है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स एंड ओरल टेस्टिमनीज। अकबरनामा जो है वो जो अकबरनामा है वो 3 बुक्स में डिवाइडेड है। कितनी बुक्स में? 3 बुक्स में। तो जो फर्स्ट 2 बुक्स हैं उन्हें क्रॉनिकल्स कहा गया, और जो थर्ड बुक है दैट इज़ एन ए अकबरी, उसे एन ए अकबरी कहा गया है। तो पहली जो 2 किताबें हैं या क्रॉनिकल्स हैं उसमें मैनकाइंड की हिस्ट्री बताई गई है, यानी हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, मानवता के बारे में ज़्यादा बताया गया है। और जो फर्स्ट बुक है उसमें 30 साल की जर्नी बताई गई है, और वो 30 साल की जर्नी यानी आदम टू सेलेस्टियल साइकिल ऑफ अकबर्स लाइफ, आदम खान से लेके अकबर की जन्म और उसकी जो थोड़ी बहुत लाइफ है उसके बारे में बताया गया था। तो आदम खान कौन थे? आदम खान थे उनके फोस्टर ब्रदर। फोस्टर ब्रदर ऐसे ब्रदर होते हैं कि सपोज़ करो कि ये अकबर हो गए, अकबर को पालने के लिए, यानी उनकी मदर तो थी लेकिन उनकी टेक केयर करने के लिए उनकी एक तरह से हम कह सकते हैं दाई के रूप में एक लेडी को अपॉइंट किया जाता था, और वो उनको वैसे ही पाला करती थी जैसे कि एक केयर टेकर कह लो आज के टाइम में, या एक माँ के रूप में वो उसे पाला करती थी। लेकिन उन्होंने उसको जन्म नहीं दिया था, कोई लीगल राइट नहीं थे उनके, लेकिन उन्होंने उनकी माँ के रूप में परवरिश की थी, तो उसे हम कहेंगे फोस्टर मदर। तो उस लेडी के जो बेटे हो गए वो अकबर के क्या लगे? फोस्टर ब्रदर लगे। तो उस लेडी का नाम था महामंगा के जो बेटे थे आदम खान, उनकी लाइफ से लेके अकबर की लाइफ तक की जो हिस्ट्री है वो पहली बुक में बताई गई है, और वो 30 साल की जर्नी बताई गई है। और जो सेकंड वॉल्यूम है उसमें 40 इयर्स ऑफ रूलिंग, यानी अकबर ने जो सबसे हमें पहले भी पता है, हमने पहले भी इंट्रोडक्शन में बात की थी कि अकबर में मुग़ल एम्पायर के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो रूलर रहे हैं वो अकबर थे, जिन्होंने बहुत लंबा रूल किया था, और वो रूल किया था उन्होंने 46 ईयर्स। तो सेकेंड वॉल्यूम में 46 सालों की रूलिंग जो है वो शो की गई है, और इस सेकेंड वॉल्यूम को 1601 में बंद कर दिया गया था, और 1601 के जो वेरी नेक्स्ट ईयर था, अगला ही साल था, उस अगले साल में अबुल फैज़ल को मरवा दिया गया था। एक साजिश हुई थी, एक कॉन्स्पिरेसी हुई थी,
और वो कॉन्स्पिरेसी किसने करी थी? वो कॉन्स्पिरेसी करी थी सलीम ने। सलीम कौन थे? सलीम थे अकबर के बेटे। तो उन्होंने अपने अकम्प्लाइज के थ्रू अबुल फैज़ल का क्या करवा लिया था? मर्डर करवा लिया था। अब अकम्प्लाइज क्या होता है? अकम्प्लाइज का मतलब एक ऐसा साथी जो आपको गलत काम में साथ देता है, दैट इज़ कॉल्ड अकम्प्लाइज, यानी हु कॉन्ट्रीब्यूट्स यू इन योर इलीगल वर्क, दैट इज़ कॉल्ड अकम्प्लाइज। तो उस पर्सन का नाम क्या था? बीर सिंह बुंदेला। तो बीर सिंह बुंदेला ने अबुल फैज़ल को मार दिया था, यानी सलीम के कहने पे एक साजिश रची गई थी जिसे कॉन्स्पिरेसी कहते हैं। कॉन्स्पिरेसी के थ्रू अबुल फैज़ल को बीर सिंह बुंदेला ने मार दिया था। तो अकबरनामा जो है वो एक डिटेल डिस्क्रिप्शन है अकबर की लाइफ का। उसमें क्या क्या बताया गया है? सिंक्रोनिक पिक्चर ऑफ ऑल एस्पेक्ट। सिंक्रोनिक मतलब सीरीज से, या हम कहेंगे लाइन टू लाइन, या कहेंगे सीक्वेंस से पिक्चर्स डिस्क्रिप्शन दी गई है अकबर के एम्पायर की, जिसमें जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर भी है, सोशल भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव है और कल्चरल, यानी उसमें जियोग्राफिकल लाइफ भी बताई गई है, सोशल लाइफ भी बताई गई है, एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ भी बताई गई है एंड कल्चरल लाइफ भी बताई गई है अकबर के एम्पायर की। तो अगर पूछा जाए कि अकबरनामा में किस चीज़ का डिस्क्रिप्शन दिया गया, तो अकबरनामा में डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया गया जिसमें सिंक्रोनिक पिक्चर हैं सारे एक्सपेक्ट्स की, यानी सारे सीन्स की जो अकबर के एम्पायर से रिलेटेड है, और जो अकबर के एम्पायर से रिलेटेड टॉपिक उसमें इंक्लूड किए गए थे, दैट इज़ जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर, सोशल स्ट्रक्चर, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर एंड कल्चरल स्ट्रक्चर। अब हम बात करेंगे ऐन अकबरी की। ऐन अकबरी में क्या बताया गया? अब आपको पता ही था, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अकबर जो थे वो एक ऐसे रूलर थे जिन्होंने हर धर्म की क्या की थी? रिस्पेक्ट की थी। इस टॉपिक को हमने हमारे प्रीवियस चैप्टर में भी डिस्कस किया था कि अकबर वाज द ओनली एम्परर हु गेव रिस्पेक्ट टू ऑल काइंड ऑफ रिलीजन। तो इस वजह से जो लोग थे, यानी पब्लिक थी, वो उनसे काफ़ी ज़्यादा अटैच रहती थी। और अकबर के एम्पायर में एक ऐसा टाइम आ गया था जहाँ पे ये सारे धर्म जो हैं वो कंपोजिट हो गए थे, एकजुट हो गए थे। तो ऐन अकबरी में इन्हीं धर्म के बारे में बताया गया। जब ये सारे धर्म जो थे एक साथ हो जाते हैं, एक कंपोजिट कल्चर बन जाता है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, जैनास, बुद्धिस्ट, ये सारे धर्म की कहानी को जो है ऐन अकबरी में बताया गया। और ये सारे के सारे धर्म कंपोजिट कल्चर कहलाते हैं, और इसका डिस्क्रिप्शन जो है वो ऐन अकबरी में बताया गया है। अबुल फैज़ल के बारे में हम बात करेंगे। अबुल फैज़ल एक जो राइटर थे वो बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही स्टनिंग और बहुत ही हम कहेंगे ब्रिलियंट राइटर थे। उनका जो लिखने का स्टाइल था दैट इज़ ऑर्नेट मतलब अमेजिंग, बहुत ही डिफरेंट, दूसरों के स्टाइल से काफ़ी डिफरेंट स्टाइल था और काफ़ी अट्रैक्टिव स्टाइल था। और उनका जो लिखने का स्टाइल था वो अटैच था डिक्शन से और रिदम से। डिक्शन मतलब बहुत ही कह सकते हैं हम इंटरेस्टिंग वर्ड्स, एंड रिदम जो रिदमिक होती है टर्न, ऐसे टेक्स्ट मतलब उनको रिदम दिया गया था क्योंकि ये जो अकबरनामा था उसे कोर्ट में सुनाया जाता था बड़े लाउड पिच में, और जब सुनाया जाता था तो बड़ी रिदमिक साउंड जो थी वो आती थी पढ़ने वाले के लिए। और ये जो कलाकारी की गई थी, ये कलाकारी की गई थी अबुल फैज़ल के द्वारा, यानी उन्होंने जो लिखा था वो बहुत ही बेहतरीन, बेशुमार तरीके से लिखा था ताकि जो सुनने वाला है वो भी काफ़ी मज़े से उस कहानी को या उस बुक को सुने। तो ये जो स्टाइल था, उस स्टाइल को जो अबुल फैज़ल ने अडॉप्ट किया था उस स्टाइल को कहा गया था इंडो पर्शियन स्टाइल। अगर पूछा जाए कि अकबरनामा कौन से स्टाइल में लिखा गया था तो हमारे पास आंसर होगा इंडो पर्शियन स्टाइल। तो MCQ क्वेश्चंस भी हमारे इस टॉपिक से बहुत निकल जाते हैं, और हर टॉपिक को हमने बड़े डीपली और बड़े सही तरीके से पढ़ा है। सो आई होप कि हम बोर्ड एग्ज़ाम्स में सारे MCQs जो हैं वो क्रैक कर पाएँ। तो बात करेंगे अकबरनामा की। अकबरनामा को इंडो पर्शियन स्टाइल में लिखा गया था, और इस स्टाइल को बहुत से राइटर्स ने कॉपी करने की कोशिश की थी। कौन से स्टाइल को? जो स्टाइल अबुल फैज़ल का था जिसमें वो रिदमिक और डिक्शन वर्ड्स को यूज़ करते थे। ठीक है जी। फिर क्या हुआ था, अबुल फैज़ल के एक प्यूपिल थे, प्यूपिल मतलब शिष्य, जो मतलब अबुल फैज़ल से सीखे हुए थे। उनका नाम था अब्दुल हमीद लाहौरी। क्या नाम था? अब्दुल हमीद लाहौरी। तो इन्हें लाहौरी के नाम से ज़्यादा जाना जाता था।
तो अब्दुल हामिद लाहौरी जो थे वो ऑथर थे बादशाहनामा के। और बादशाहनामा जो है वो स्टोरी है शाहजहाँ की, जिसमें शाहजहाँ के डिस्क्रिप्शन दी गए हैं, यानी उनका कोर्ट, उनका वर्किंग, उनकी सारी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, सोशल, पॉलिटिकल कल्चर जो शाहजहाँ का था उसको बताया गया है बादशाहनामा में। इसके भी 3 वॉल्यूम्स थे और पहले 2 वॉल्यूम्स को दफ्तर्स कहा जाता था। तीनों के तीनों वॉल्यूम्स को दफ्तर्स कहा जाता था। पहले 2 जो वॉल्यूम्स हैं उसे लाहौरी द्वारा लिखा गया था और रिवाइज किया गया था उसे सदुल्ला खान द्वारा, यानी जो शाहजहाँ के वज़ीर थे। आप समझते ही हैं वज़ीर, आपने छोटे होते गेम भी खेली होगी, राजा वज़ीर चोर सिपाही, तो ये वही वज़ीर हैं जो शाहजहाँ के वज़ीर थे, सदुल्ला खान। उन्होंने इसे रिवाइज किया था। और ये जो दफ्तर्स हैं ये 10 ल्यूनर ईयर्स ईच हैं, यानी इसमें जो कहानी कही गई है वो हर 10 साल की कही गई है। और ल्यूनर ईयर हमें पता है कि मुस्लिम ईयर जो होता है, जिसे हमने डिस्क्रिप्शन मतलब इस साल तो नहीं, +1 में हमने डिस्क्राइब किया था। ल्यूनर ईयर यानी मुस्लिम कैलेंडर का जो ईयर होता है वो ल्यूनर ईयर है। जैसे हमारा जो दिन शुरू होता है वो सूरज के उगने से होता है, लेकिन मुस्लिम लोगों का जो दिन शुरू होता है वो शाम से शुरू होता है, यानी जब चांद निकलता है, तो उसे ल्यूनर ईयर कहा जाता है। तो 10 साल की डिस्क्रिप्शन हर एक वॉल्यूम में की गई है। पहले 2 वॉल्यूम जो हैं वो लाहौरी यानी अब्दुल हामिद लाहौरी के द्वारा लिखी गई थी और रिवाइज़ की गई थी सदुल्ला खान के द्वारा, जो शाहजहाँ के क्या थे, वज़ीर थे। लेकिन जो 3rd वन थे ना, वो 3rd वॉल्यूम जो था वो हिस्टोरियन के वारिस ने लिखी थी। वारिस मतलब उनके डिसेंडेंट्स ने लिखी थी, उनकी वंशज ने लिखी थी। क्यों लिखी थी कि कहा जाता है, ऐसा माना जाता था कि जो लाहौरी थे वो काफ़ी एज्ड हो गए थे, यानी ही वॉज नॉट एबल टू रीड एंड राइट मोर। सो उनके जो वारिस थे उन्होंने इनका जो 3rd वॉल्यूम था वो लिखा था। फिर क्या हुआ था, जैसे हम वेल नोन हैं कि हमारी कंट्री में हर तरह के इंसान ने क्या किया था, राज किया था, कभी मुग़ल तो कभी कौन। तो फिर एक टाइम जो ऐसा भी आया था जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का हमारे ऊपर रूल चला था। तो बहुत लंबे टाइम तक इंडिया जो था वो इन रूलिंग एम्पायर के अंडर था। आज भी हम रूलिंग एम्पायर के अंडर ही हैं। आज भी देखो मोदी की वजह से कैसे कैसे पब्लिक को डे फेस करने पड़ते हैं। तो ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, यानी जब ब्रिटिश का टाइम था, तो जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर थे ना, वो इंडियन हिस्ट्री को उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया था। क्यों पढ़ना शुरू कर दिया था? क्योंकि वो वेल नोन थे कि जो इंडिया है वो बहुत लंबे टाइम से क्या करता है, किसी के अंडर रूल होता आया है, यानी बहुत से राजा महाराजा जो थे वो इंडिया के ऊपर राज करते हैं। तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स अच्छे से राज करने के लिए, लोगों को समझने के लिए, लोगों का कल्चर जानने के लिए उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। फिर क्या हुआ था, जो ये अकबरनामा है और बादशाहनामा है उन्हें एडिट, प्रिंट और ट्रांसलेट करवाना शुरू किया गया था। और ये जो एडिटिंग, प्रिंटिंग और ट्रांसलेशन का वर्क था, इसको एक सोसाइटी ने किया था, जिस सोसाइटी का नाम है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। ये बंगाल की एक सोसाइटी है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जिसके फाउंडर थे, यानी जिसको शुरुआत करने वाले, इस सोसाइटी को बनाने वाले पर्सन का नाम था सर विलियम जोन्स। और उन्होंने इस सोसाइटी को बनाया था 1784 में। तो इस दोनों क्रॉनिकल्स को, जिसका नाम अकबरनामा और बादशाहनामा है, उसकी एडिटिंग, प्रिंटिंग और ट्रांसलेशन वर्क जो है वो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल द्वारा की गई थी। 19वीं सेंचुरी में फर्स्ट पब्लिकेशन आया था इन क्रॉनिकल्स का, और ये पब्लिश जो थी वो की गई थी इसी सोसाइटी के द्वारा, जिसका नाम था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। यानी फर्स्ट पब्लिश्ड बुक जो आई थी अकबरनामा और बादशाहनामा, वो 19वीं सेंचुरी में आई थी। फिर 20वीं सेंचुरी में इस बुक्स को ट्रांसलेट करना शुरू किया गया इंग्लिश लैंग्वेज में, और ये जो वर्क किया गया था, ये वर्क किया गया था हेनरी बेवरेज के द्वारा। किसके द्वारा? हेनरी बेवरेज के द्वारा। तो हेनरी बेवरेज जो थे उन्होंने बहुत लेबर की थी, हार्डवर्क किया था, काफ़ी सालों का हार्डवर्क था उनका इन बुक्स को ट्रांसलेट करने के लिए। और जो बादशाहनामा उन्होंने ट्रांसलेट किया था ना, तो उस बादशाहनामा के हमें पता ही है 3 दफ्तर्स थे। इन तीनों दफ्तर्स में डिटेल डिस्क्रिप्शन दी गई है शाहजहाँ के बारे में, लेकिन वो सिर्फ ट्रांसलेट कर पाए थे ओनली एक्सर्प्ट्स। ओनली एक्सर्प्ट्स का मतलब जो शॉर्ट पैराग्राफ्स होते हैं,
छोटे छोटे जो पैराग्राफ थे बादशाहनामा में, सिर्फ उसी की ट्रांसलेशन जो थी हेनरी बेवरेज ने की थी, और बाकी जो पूरे के पूरे दफ्तार हैं, लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है, डिटेल डिस्क्रिप्शन है, उसकी ट्रांसलेशन अभी भी अवेटिंग है, यानी अभी भी मतलब अभी तक वो ट्रांसलेशन जो है वो कंप्लीट नहीं हुई है। सो ये आज का टॉपिक था, काफ़ी लेंदी टॉपिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक था। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको बहुत सारा जो टॉपिक है वो लर्न भी हो गया होगा। After discussing this topic, if you have any doubt, please let me know. Otherwise, don't forget to do your work timely and don't forget to pray for everyone. See you in next video. Till then, take care. Thank you.